नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से आपका एक नई वीडियो में। मैं नरेश पाल लेकर आया हूं आपको यूपी टेट 2013 का पेपर लेकर आया हूं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा जून 2013 यह पेपर उच्च प्राथमिक स्तर का यानी 6 to 8 का पेपर है, पेपर 2। तो इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं CDP पढ़ने वाले हैं। इसके हम 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। इसी को हम बोलते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये वीडियो आपके यूपी टेट के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। शुरुआत करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। CDP का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। निम्न में से कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है? निम्न में से कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है? ऑप्शन ए विश्वसनीयता, ऑप्शन बी वैधता, ऑप्शन सी वस्तुनिष्ठता, ऑप्शन डी मानक। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी वैधता। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। किसी भी मापक उपकरण अथवा विधि में सर्वप्रथम विशेषता यह होनी चाहिए कि वह उस गुण अथवा गुणों का मापन कर सके जिसके लिए उसका प्रयोग किया जाना है। ऐसे मापक उपकरण को वैध उपकरण कहा जाता है और उसकी इस विशेषता को वैधता कहा जाता है, जो किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है। तो दोस्तों, जहाँ पर हमें लगेगा कि हाँ यहाँ व्याख्या की ज़रूरत है, तो वहाँ पे हम व्याख्या भी उसकी पढ़ लेंगे, और जहाँ पे व्याख्या की ज़रूरत नहीं लगेगी तो वहाँ पे हम डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन ही करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 है, थर्स्टन तथा लिकर्ट निम्न में से किसके मापन से संबंधित हैं? थर्स्टन तथा लिकर्ट निम्न में से किसके मापन से संबंधित हैं? ऑप्शन ए बुद्धि, ऑप्शन बी अभिवृत्ति, ऑप्शन सी मूल्यांकन, ऑप्शन डी व्यक्तित्व। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अभिवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं हम। सन 1927 में 1927 में थर्स्टन ने अभिवृत्ति मापन के लिए तुलनात्मक निर्णय के नियम का प्रतिपादन किया, जो अभिवृत्ति मापन का पहला परिष्कृत मापक था। सन 1932 में लिकर्ट ने अभिवृत्ति मापन का योग निर्धारण विधि को विकसित किया। थर्स्टन ने तो 1927 में मापन का तुलनात्मक निर्णय दिया था, लेकिन लिकर्ट ने 1932 में अभिवृत्ति का मापन योग निर्धारण विधि का विकास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्सुकता परीक्षण निम्न में से किसका घटक है? ऑप्शन ए सृजनात्मकता, ऑप्शन बी अभिप्रेरणा, ऑप्शन सी रुचि, ऑप्शन डी बुद्धि। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है सृजनात्मकता। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यह मनोवैज्ञानिक वेरोन ने सृजनशील बालकों की निम्न विशेषताएं बताई हैं। नंबर 1 है स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता, नंबर 2 जटिल समस्याओं में रुचि, नंबर 3 एक साथ अनेक समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, नंबर 4 है मौलिकता से परिपूर्ण, नंबर 5 है उत्सुकता सृजनशीलता का मापक परीक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है
निम्न में से कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए मौलिकता, ऑप्शन बी प्रभा, ऑप्शन सी मितव्ययिता, ऑप्शन डी उपयोगिता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मितव्ययिता। सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है मितव्ययिता। मौलिकता, प्रभा, उपयोगिता अनिवार्य गुण हैं। किसके? सृजनात्मकता के अनिवार्य गुण हैं। सृजनात्मकता का तात्पर्य होता है नए विचारों का या उत्पाद का उत्पन्न होना, नए विचारों का उत्पन्न होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है गैग ने निम्न में से किससे संबंधित हैं? गैग ने निम्न में से किससे संबंधित हैं? ऑप्शन ए है अधिगम का श्रेणी क्रम, ऑप्शन बी अधिगम के सिद्धांत, ऑप्शन सी अधिगम का मूल्यांकन, ऑप्शन डी अधिगम का प्रबंधन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अधिगम का श्रेणी क्रम। ऑप्शन नंबर ए अधिगम का श्रेणी क्रम राइट आंसर है। नेक्स्ट यह है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गैने की व्याख्या देख लेते हैं। गैगने का संबंध अधिगम का क्षेत्रीय श्रेणी क्रम से है। गैगने द्वारा लिखित किताब द कंडीशन ऑफ लर्निंग में इन्होंने सीखने के मूल 8 प्रकारों का वर्णन किया है, जिनमें सीखने का क्रम श्रृंखलाबद्ध है। इस श्रृंखला के अंतर्गत सबसे ऊपर समाधान तथा सबसे नीचे सांकेतिक सीखना है। इस श्रृंखला की मुख्य विशेषता यह है कि यह सरल से जटिल की ओर होती है। तो दोस्तों इन्होंने 8 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से 8 प्रकार देख लेते हैं। सबसे पहला है कौन सा? संकेत अधिगम, दूसरा है उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, तीसरा श्रृंखला अधिगम, चौथा शाब्दिक अधिगम, पांचवा है बहुभेदन अधिगम, छठा है प्रत्याधिगम, सातवां है सिद्धांत और लास्ट है 8वां समस्या समाधान। गैने ने अपनी पुस्तक में ये 7 प्रकार के श्रृंखला अधिगम बताए हैं। गैने की पुस्तक कौन सी है? गैने की पुस्तक है कौन सी? द कंडीशन ऑफ लर्निंग। गैने की पुस्तक कौन सी है? द कंडीशन ऑफ लर्निंग। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है बुक वाला, ये इम्पोर्टेंट है, बुक वाला हर बार पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है? बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है? ऑप्शन ए है बौद्धिक आयु में व्युत्क्रमी संबंधित, बी कालानुक्रमिक आयु से प्रत्यक्षता संबंधित, ऑप्शन सी कालानुक्रमित आयु से व्युत्क्रमी, ऑप्शन डी बौद्धिक तथा कालानुक्रमिक आयु दोनों से प्रत्यक्षता संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी ये क्या है? ये इसका सही रूप है बुद्धि लब्धि। देखते हैं बुद्धि लब्धि तथा कालानुक्रमिक आयु वास्तविक आयु परस्पर व्युत्क्रमानुपातिक रूप से संबंधित होती हैं। यह बुद्धि लब्धि यानी IQ बराबर मानसिक आयु अपॉन कालानुक्रमिक आयु गुणा 100। इनका कहने का मतलब यह है कि MA अपॉन CA इंटू 100। कालानुक्रमिक आयु को CA बोला है, वास्तविक आयु बोला है। तो ये होती है बुद्धि लब्धि प्रोपोर्शनल मानसिक आयु, बुद्धि लब्धि प्रोपोर्शनल 1 अपॉन कालानुक्रमिक आयु या वास्तविक आयु, इसके समानुपाती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 16 या 16 PF का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? 16 PF का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? ऑप्शन ए सृजनात्मकता के लिए, बी अभिरुचि के लिए, सी व्यक्तित्व के लिए, डी दबाव के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी व्यक्तित्व के लिए। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या है 16 PF परीक्षण। 16 PF यानी 16 पर्सनालिटी फैक्टर का प्रयोग व्यक्तित्व मापन में किया जाता है।
इस परीक्षण का निर्माण कैटल के द्वारा किया गया था। इस परीक्षण के अंतर्गत 17 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों के 16 गुणों को मापा जाता है, मापन किया जाता है। जैसे 16 गुण कौन कौन से हैं? ये 16 गुण: ईमानदारी, सत्यता, अधिनायकवाद, सत्य एवं अहिंसा, कर्तव्यनिष्ठता, सहयोग, परोपकार, समय की पाबंदी, व्यवहार, कुशलता, सामाजिकता, सौम्यता, आत्मविश्वास, प्रभुत्व, उत्साह एवं आत्मगौरव। ये सभी कितने 16 शील गुण हैं। इसके 16 शील गुण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। बुद्धि का तरल मौजिक मॉडल किसने दिया था? बुद्धि का तरल मौजिक मॉडल किसने दिया था? ऑप्शन ए कैटल, ऑप्शन बी गिलफोर्ड, ऑप्शन सी थर्स्टन, ऑप्शन डी स्पीरमैन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैटल ने दिया था। किसने दिया था? कैटल ने दिया था बुद्धि का तरल मौजिक मॉडल। इसको 2 भागों में बांटा था। एक तो कौन से में? एक तो बांटा था ठोस में, ठोस, और दूसरे में बांटा था तरल, तरल में बांटा था, तरल में बांटा था। किसने दिया था? ये दिया था कैटल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसमें भी ये दे रखा है दोस्तों, 2 पार्टों में बांटा था, या 2 भागों में बांटा था। कौन सा? तरल और ठोस को, बुद्धि को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम इसकी व्याख्या नहीं देख रहे, मैंने आपको ओवरव्यू बता दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है। बच्चे के संज्ञानात्मक हेतु उत्तम स्थान है खेल का मैदान, बी सभागार, सी घर, डी विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर है विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10, अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं? अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए आवश्यकता, ऑप्शन बी चालक, ऑप्शन सी प्रेरक, ऑप्शन डी इच्छा। नेक्स्ट इसका आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं? आवश्यकता। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं को कहा जाता है। व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं को कहा जाता है। ऑप्शन ए सीखना, ऑप्शन बी सोचना, सी क्रिया करना, डी कल्पना करना। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 11 का ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सीखना। सीखना राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं, तब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किमले के अनुसार पुनर्बलित अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहारजन्य क्षमता में आने वाले अपेक्षाकृत स्थायी प्रकृति का परिवर्तन अधिगम है। किमले के अनुसार पुनर्बलित अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहारजन्य क्षमता में आने वाले अपेक्षाकृत स्थायी प्रकृति का परिवर्तन अधिगम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है। निम्न में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए पहचान, ऑप्शन बी धारण, ऑप्शन सी पुनर्स्मरण, ऑप्शन डी अनुभूति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अनुभूति। कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है? अनुभूति नहीं है, और बाकी सभी कारक स्मृति से संबंधित है, पहचान, धारण और पुनर्स्मरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है। मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है। ऑप्शन ए आवश्यकता का सिद्धांत, ऑप्शन बी शारीरिक सिद्धांत, ऑप्शन सी दृढ़ इच्छा शक्ति सिद्धांत, ऑप्शन डी अंतर्नोद का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आवश्यकता का सिद्धांत। मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है आवश्यकता का सिद्धांत। पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं।
यह मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को आवश्यकता का सिद्धांत कहा जाता है। मैस्लो ने अभिप्रेरणा के लिए 5 आवश्यकता स्तर को बताया है। कितने बताए थे? 5 आवश्यकता स्तर बताए थे। कौन कौन से बताए थे देख लेते हैं इन्हें भी। पहला शारीरिक आवश्यकता, दूसरा सुरक्षा की आवश्यकता, तीसरा सामाजिक आवश्यकता, चौथा सम्मान की आवश्यकता, पांचवा आत्मानुभूति। ये 5 स्तर बताए थे किसने? मैस्लो ने। ये सभी क्या 5 स्तर आवश्यकता है हमारी, ये आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है? प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है? ऑप्शन ए सत्ताधारी नेतृत्व, ऑप्शन बी प्रजातांत्रिक नेतृत्व, ऑप्शन डी हस्तक्षेपी नेतृत्व, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर है प्रजातांत्रिक नेतृत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। ऑप्शन ए शेफर, ऑप्शन बी हेडफील्ड, ऑप्शन सी ड्रेबर, ऑप्शन डी डेडेल। तो इसका राइट आंसर है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ड्रेबर। इसकी व्याख्या देख लेते हैं इसकी। ड्रेबर के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना और उन्हें बनाए रखना ही अध्ययन का केंद्र बिंदु होता है। ड्रेबर के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना ही अध्ययन का केंद्र बिंदु होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपके यूपी टेट से एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। इसमें मैंने जो भी कराया है सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। ये हमारा यूथ कंपटीशन बुक है उसी का सभी मैटर है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। मुझे सपोर्ट करें जिससे कि मैं आपको समय समय पर वीडियो उपलब्ध कराता रहूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम क्वेश्चन 16 से स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों आज मेरी कुछ थोड़ी तबीयत भी ख़राब है, मुझे कोल्ड हुआ है। तो धन्यवाद, नमस्कार।